हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपोजिशन लेवी, जिसे हम कंपोजिशन स्कीम के नाम से भी बोलते हैं, उसकी रिवीजन क्लास। मैं बता दूं बच्चों, ये जो रिवीजन क्लास है जून 25 के अंदर जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम है उनके लिए कंप्लीटली वैलिड है। इसके अंदर कंप्लीट अमेंडमेंट्स कवर किए हुए हैं और हम यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी साथ में करेंगे। तो चलिए अब हम इसका रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आखिर कंपोजिशन लेवी या कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। देखिएगा स्टूडेंट्स, नॉर्मली जब गवर्नमेंट जीएसटी एक्ट लेकर आई थी तो जीएसटी एक्ट के अंदर जो रेट ऑफ टैक्स थी वो काफी हायर रेट ऑफ टैक्स थी, जैसे 28% थी, 18% रेट ऑफ टैक्स थी। और उसके अलावा काफी सारे लीगल कंप्लाइंसेस भी फुलफिल करने पड़ते थे। तो जो छोटे मोटे बिजनेसेस थे, जो स्मॉल बिजनेसेस थे, वो स्मॉल बिजनेस गवर्नमेंट के पास में गए और गवर्नमेंट के पास में जाकर बोले कि देखिए, आप जो इतनी हाई रेट ऑफ टैक्स लगा रहे हो, जो बड़े बड़े बिजनेस हैं वो इसको पे कर पाएंगे आराम से, क्योंकि उनका टर्नओवर अच्छा खासा हो जाता है, उनकी कमाई अच्छी खासी हो जाती है, उनके पास में एक बहुत बड़ी टीम है। तो उस बड़ी टीम के होने की वजह से वो जितने भी रिटर्न्स उनको फाइल करनी है या जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें मेंटेन करने हैं या जितने भी उनको लीगल कंप्लाइंस फुलफिल करने हैं वो सब कर सकते हैं। लेकिन हम छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, तो आप हमें कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अ, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी और गवर्नमेंट ने बोला कि मैं एक टर्नओवर की लिमिट सेट कर दूं। गवर्नमेंट ने बोला कि एक टर्नओवर की लिमिट है, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर इस लिमिट के अंदर है, इस लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है, तो आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन मत कराइए। जीएसटी के अंदर जो रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन होता है वो मत कराइए। रेगुलर स्कीम का रजिस्ट्रेशन हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, बल्कि आप कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपोजिशन स्कीम के अंदर अगर मान लीजिए कोई पर्सन रजिस्टर कराता है तो क्या उसके कुछ फायदे होते हैं? उसके बिल्कुल बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो ये होता है, उस पे लो रेट ऑफ टैक्स लगती है। जैसे मैं आपको बताऊं, हम पढ़ेंगे चैप्टर में कि 1% टैक्स लगती है टर्नओवर के ऊपर। तो टैक्स रेट जो है वो कम लगती है। क्योंकि टैक्स रेट कम लगती है तो उससे क्या फायदा हो जाता है, क्योंकि टैक्स रेट कम लगती है तो उससे क्या फायदा हो जाता है, कंपनी के पास में पैसे की लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। सपोज करिए कि आज एक बिजनेस है जो कि रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर है। सच सपोज करो उसने 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, तो उसके ऊपर टैक्स लग गया 18%। जबकि कंपोजिशन स्कीम के अंदर किसी ने कोई प्रोडक्ट बेचा, 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचा, उसके ऊपर सिर्फ 1% का टैक्स लगा। इसका मतलब कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो पर्सन रजिस्टर्ड है उसके पास में पैसे की लिक्विडिटी थोड़ी सी ज्यादा रह जाती है। क्यों रह रही है उसके पास में? क्योंकि और उसको जरूरत भी है, वो छोटा बिजनेस है, दूसरा टैक्स कम लग रहा है। तीसरा, कंपोजिशन स्कीम के अंदर फायदा यह भी आता है कि उन्हें हर मंथ टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती, क्वार्टरली उनको टैक्स पे करना पड़ता है। एंड फोर्थ मोस्ट बेनिफिट उनका यह आ जाता है कि उनको बहुत सारे ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेंटेन नहीं करने पड़ते हैं। बहुत कम लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत कम रिटर्न्स उनको फाइल करनी पड़ती है। तो एडवांटेजेस ये अपनी बुक के अंदर चार यहां पर लिखे हुए हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे आपकी बात समझ में आ गई। बच्चों, जब हमने अपने नॉर्मल क्लास के अंदर पढ़ा था तो ये बात मैंने पूरा आपको एग्जाम्पल देकर बताई थी। यहाँ रिवीजन में मैं आपको समझा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको कि कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए लेकर आई थी। एक लिमिट सेट कर दी गई है टर्नओवर की, कि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर इस लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा है तो फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम के अंदर करा सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम के कुछ फायदे मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, कंपोजिशन स्कीम के कुछ नुकसान भी होते हैं। बच्चों, मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि आप अपनी कॉपी के अंदर ना एक जगह पर लिख लो, क्योंकि अब जो मैं आपको एक तरह से कंपोजिशन स्कीम की डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं, या मैं बोलूं मैं आपको कंपोजिशन स्कीम के लॉसेस बताने वाला हूं, या मैं आपको ऐसा भी बोलूं कि मैं कंपोजिशन स्कीम की कंडीशंस बताने वाला हूं, वो चैप्टर के अंदर बिखरी बिखरी अलग अलग जगह पे हम लोग पढ़ते हैं। मैं एक ही पेज पर आपको इस टाइम पे लिखवा रहा हूं ताकि रिवीजन के टाइम आपको बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहला बात तो क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि कोई भी पर्सन जो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर है उसको टैक्स खुद को पे करना पड़ता है। जो पर्सन
कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है उसको खुद को टैक्स पे करना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए आज ए बिजनेस है और वो रेगुलर स्कीम में है, और सपोज कीजिए एक दूसरा बिजनेस है बी बिजनेस, वो कंपोजिशन स्कीम में है, लेट सपोज। अब सपोज करते हैं कि इसके पास में एक ये आईफोन बेचता है, और सपोज कीजिए इसके पास में कोई ग्राहक आया, इसने बोला कि 1 लाख रुपए का मेरा प्रोडक्ट की कॉस्ट है, लेकिन उस पर 18% का टैक्स लगेगा। तो ये क्या करेगा? ये अपने ग्राहक से वो टैक्स 18% का कलेक्ट कर लेगा। मान के चलो एक्स जो है वो बायर है, तो बायर इस ए बिजनेस को टोटल कितना पेमेंट देगा? 1,18,000। और इसके बदले में ये रेगुलर स्कीम बिजनेस जो है, रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड है, ये टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। क्या इनवॉइस करेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा, जिसमें लिखेगा प्रोडक्ट की कॉस्ट 1 लाख रुपए है और मैंने तुमसे 18% का टैक्स लिया है, और तुमने मुझे टोटल 1,18,000 रुपए पे किए हैं। और इस 1,18,000 में से 1 लाख रुपए मैं अपने गले में, मतलब अपनी पॉकेट में डालूंगा, क्योंकि ये मेरा है। और 18,000 रुपए जो तुमने मुझे टैक्स के नाम पे दिए हैं वो मैं गवर्नमेंट को जमा करा के आऊंगा। रेगुलर स्कीम में ऐसा होता है। जबकि अगर हम कंपोजिशन स्कीम के अंदर बात करें, तो कंपोजिशन स्कीम वाला क्या बोलेगा कि देखो 1 लाख रुपए का आईफोन है, लेट सपोज 1 लाख रुपए का आईफोन है, और इसके ऊपर मैं 1% का टैक्स लूंगा। लेकिन 1% का टैक्स मैं ग्राहक से नहीं लूंगा, ग्राहक तो मुझे डायरेक्टली 1 लाख ही पे करेगा। 1% का जो टैक्स लग रहा है वो मैं अपनी पॉकेट से गवर्नमेंट को जाके जमा कराऊंगा। इसीलिए बच्चों हम ये बोलते हैं कि जो भी पर्सन कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है, वो रेगुलर स्कीम वाले की तरह टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, बल्कि वो इशू करता है बिल ऑफ सप्लाई। क्योंकि वो उसके अंदर लिखता है डॉक्यूमेंट में कि मैंने इसको 1 लाख रुपए का आईफोन बेचा है। उसमें वो बिल्कुल भी ये नहीं लिख सकता कि मैंने इससे टैक्स लिया है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम वाला एक्चुअली में बायर से टैक्स नहीं लेता, खुद अपनी जेब से ही गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा के आता है। इवन मैं आपको बता दूं तो यहां पर देखो, हम जो यहां पर बच्चों हम यो यहां पर डिसएडवांटेज लिख रहे हैं। पहला टैक्स पेड बाय हिमसेल्फ, और दूसरा आप लिख लोगे कि वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, नॉट टैक्स इनवॉइस। क्योंकि वो टैक्स ले ही नहीं रहा है ग्राहक से, तो वो टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता। तीसरा, उसको हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, उसको अपने हर डॉक्यूमेंट के ऊपर या अपने हर साइन बोर्ड के ऊपर, उसका कहीं पर कोई बोर्ड लिखा है, ये उसे मेंशन करना जरूरी है, उसको ये मेंशन करना जरूरी है कि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है। ये मेंशन करना जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट और क्या डिसएडवांटेज बोल दें या कंडीशन बोल दें, कि वो आईटीसी नहीं ले सकता, इनपुट टैक्स क्रेडिट वो नहीं ले सकता। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं इसका भी एक एग्जांपल देता हूं आपको जल्दी से। सपोज कीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है होंडा कंपनी। सपोज कीजिए कंपनी है होंडा कंपनी। अब सपोज कीजिए कि दो बिजनेस हैं। एक है ए बिजनेस जो रेगुलर स्कीम में रजिस्टर है, एंड सपोज कीजिए एक है बी बिजनेस जो कि कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है। बड़े ध्यान से देखिएगा, ये लोग 10 एक्टिवा ले रहे हैं। कितनी एक्टिवा ले रहे हैं? ये लोग 10 एक्टिवा ले रहे हैं। एक एक्टिवा की कीमत 1 लाख रुपए है, और टोटल इनका कितना अमाउंट बन गया? टोटल इनका 10 लाख रुपया बन गया। सपोज करो उसके ऊपर 18% का टैक्स लगता है, तो 1,80,000 रुपए का टैक्स बन गया। टैक्स को जोड़कर टोटल अमाउंट बनता है 11,80,000। 10 लाख ये, 1,80,000 ये, 11,80,000 का टोटल अमाउंट बन गया। क्लियर? ए कितना पे करेगा? ए पे करेगा 11,80,000। लेकिन फिर वो अपने सीए को बोलेगा कि सुनो, 1,80,000 रुपए जो मैंने टैक्स पे किया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेना। मतलब गवर्नमेंट को बोलना कि हम इन एक्टिवाज को आगे बेचेंगे, तो अभी के लिए हमने जो टैक्स दिया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें दे दो। हम जब ग्राहक को बेचेंगे, फाइनली जो कंज्यूम करेगा, उससे हम टैक्स लेके आपको पे कर देंगे। आपको आईटीसी वाला चैप्टर पता होना चाहिए, वो यहां पर मैं रिवाइज नहीं करा सकता। अब ये पता होना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है। जब भी कोई बंदा
कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके ऊपर वो टैक्स देता है, लेकिन उसके बाद में अगर वो उसको कंज्यूम नहीं कर रहा है, वो कंज्यूमर नहीं है बल्कि वो आगे बेचेगा, तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा। जब वो बेचेगा तो ग्राहक से टैक्स लेके गवर्नमेंट को पे कर देगा, गवर्नमेंट का लॉस कहीं भी नहीं हुआ। क्लियर है? तो इसका मतलब जो रेगुलर स्कीम में है वो ले लेगा आपका आईटीसी, लेकिन बी बिजनेस जो है वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर है, उसने भी 11,80,000 रुपए पे किए, लेकिन 1,80,000 का जो उसने टैक्स पे किया उसका उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। कंपोजिशन स्कीम के अंदर आईटीसी नहीं मिलता। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गई। इसके अलावा सर और क्या कंडीशन है? इसके अलावा बच्चों और कंडीशन है कि जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता। इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। किस चीज की इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकता? ना तो गुड्स की कर सकता है और ना ही सर्विस की कर सकता है। पहले ये प्रोविजन कभी अलग हुआ करता था कि गुड्स की सप्लाई अलाउ हुआ करती थी, सर्विस की नहीं अलाउ हुआ करती थी। लेकिन याद रखिएगा, जो भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है ना तो वो गुड्स की सप्लाई कर सकता है ना ही वो सर्विस की सप्लाई कर सकता है। इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स सर्विस किसी की भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, तो इंटर स्टेट सप्लाई तो कर ही नहीं सकता, और इंट्रा स्टेट सप्लाई सिर्फ गुड्स की कर सकता है, सर्विस की नहीं कर सकता। क्लियर है ये चीज? यहां तक मैं दोबारा से बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए। मैं यहां पर एक आपको चार्ट सा बना देता हूं, आप चाहें तो अपनी टेबल में बना सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस सेल्फ सप्लाई करता है, मतलब खुद से सप्लाई करता है, और अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, और यहां पर यह आ गया आपका पर्टिकुलर्स। तो पहला पॉइंट अगर मैं यहां पर लिखूं कि इंटर स्टेट सप्लाई चाहे से गुड्स की चाहे से सर्विस की अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई सेल्फ के केस में, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस, चलो गुड्स ले लेते हैं पहले, सेल्फ के केस में अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के केस में भी अलाउड है, गुड्स की अलाउड है। लेकिन अगर मैं लिखूं इंट्रा स्टेट सप्लाई सर्विस की, लेकिन अगर मैं लिखूं इंट्रा स्टेट सप्लाई सर्विस की, सेल्फ में अलाउड है, ईसीओ के थ्रू अलाउड नहीं है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे ये बात समझ में आ गई यहां तक। तो सर अभी तक आपने मुझे यह समझा दिया कि आखिर कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। आपने सर मुझे कंपोजिशन स्कीम के एडवांटेजेस समझा दिए, और आपने सर मुझे कंपोजिशन स्कीम की कुछ डिसएडवांटेज या कुछ कंडीशन समझा दी। मेरे को यहां तक की कहानी समझ में आ गई। लेकिन सर अब मेरा एक डाउट आ जाता है, आखिर कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर हो कौन सकता है? मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। गवर्नमेंट जब स्टार्टिंग में कंपोजिशन स्कीम का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, गवर्नमेंट जब शुरुआत में कंपोजिशन स्कीम का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी, तो गवर्नमेंट ने बोला था, गवर्नमेंट पहले कंपोजिशन स्कीम का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एंड सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में। 2 के अंदर कंडीशंस हैं और 1 में नाम बताएं कौन रजिस्टर हो सकता है। गवर्नमेंट ने शुरुआत में बोला कि अगर कोई पर्सन मैन्युफैक्चरर है गुड्स का, या कोई पर्सन ट्रेडर है गुड्स का, या फिर कोई पर्सन रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, नॉट एल्कोहल, एल्कोहल सर्व नहीं करता हो, तो बेसिकली जब गवर्नमेंट स्टार्टिंग में कंपोजिशन स्कीम की फैसिलिटी लेकर आई थी, तो वो सिर्फ गुड्स की जो सप्लाई कर रहे हैं सप्लायर्स, उनके लिए लेकर आई थी।
सर्विस के लिए अलाउड नहीं करी थी कंपोजिशन स्कीम, सिर्फ एक सर्विस के लिए अलाउड करी थी और वो थी रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड। इनके अलावा कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइड करने वाले को कंपोजिशन स्कीम में अलाउड नहीं था। जब शुरुआत में गवर्नमेंट के माइंड में आया कि ठीक है यार, छोटे मोटे बिजनेसमैन को कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर होने का फायदा देते हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला मैं तो सिर्फ गुड्स वालों, जो लोग गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ही कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने का फायदा दूं। लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनको कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने का फायदा बिल्कुल भी ना दूं। लेकिन सिर्फ एक ही सर्विस के लिए यह फैसिलिटी दी गई थी, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड। क्लियर है ये चीज यहां तक? इसीलिए हम इसको एक तरह से ये भी बोलते हैं कि ओल्ड कंपोजिशन स्कीम। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जो अदर सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, जो अदर सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, जैसे कि सीए हो गए, सीएस हो गए, लॉयर हो गया, सीएमए हो गया, इवन सलून वाला हो गया। सलून वाला बोल रहा था साहब मेरे पास में तो आदमी आता है, मैं तो उसके बाल काटता हूं, कुछ देता तो हूं नहीं, सर्विस देता हूं बस, मैं तो बस सर्विस देता हूं उसको। तो हमारे लिए भी तो कुछ कंपोजिशन स्कीम में करो। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, वो लोग जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंदर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल नहीं है, अदर सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, उनके लिए हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में कंपोजिशन स्कीम के रजिस्ट्रेशन का फायदा देते हैं। वो लोग कौन हो गए? वो जो अदर सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं। हालांकि आगे चल के मैं आपको जब इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A को, तब मैं बताऊंगा कि जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, वो भी 10(2)A के अंदर रजिस्टर हो जाते हैं। वो कंडीशंस हम डिटेल में समझेंगे। अभी एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते चलूंगा आपके। यहां तक की कहानी समझ में आई? तो देखिए, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स आपके पास में बुक होगी ऑलरेडी हमारी। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स के पास, जो स्टूडेंट्स के पास में बुक होगी, तो वो यहां से चेक कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे कि देखिए कौन कौन कंपोजिशन, कौन सा ऐसा पर्सन है जो एलिजिबल है कंपोजिशन लेवी या स्कीम के अंदर रजिस्टर होने के लिए। तो एक है मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, ये सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में आ जाते हैं। उसके अलावा जो अदर सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में आ जाते हैं। उसके अलावा कोई ऐसा बिजनेस जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई दे रहा है, कोई ऐसा बिजनेस जो ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई दे रहा है इंट्रा स्टेट में, इंट्रा स्टेट में, वो अलाउड है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। लेकिन कब अलाउड है? जब उसका टर्नओवर लिमिट से एक्सीड नहीं कर रहा है। टर्नओवर कितना है वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात आपकी समझ में आ गई, सर यहां तक की बात मुझे अच्छे से समझ में आ चुकी है, यहां तक मेरे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। आपने बताया कौन कौन पर्सन एलिजिबल हैं, ये मेरे को क्लियर हो गया। अब सर मुझे एक चीज बताइए कि टर्नओवर की लिमिट क्या है? बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, टर्नओवर की लिमिट क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया कौन कौन पर्सन एलिजिबल है, कौन पर्सन एलिजिबल नहीं है मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं टर्नओवर की लिमिट पढ़ाना चाहता हूं, ताकि मैं अपन कुछ क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। अब देखिए मेरी बात को सुनिएगा प्यारे बच्चों, मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब देखिए कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्ट्रेशन दो भागों में बट गया है। एक बट गया है जब जिसे हम ओल्ड कंपोजिशन स्कीम के नाम से जान रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर, जो कि है मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स या ट्रेडर, या फिर मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर, या फिर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। इनके लिए क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इन सबसे पहले इनके लिए मैं टर्नओवर की लिमिट बात करता हूं। इनके लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है कि ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो स्टेट वाइज है, वो स्टेट वाइज है। गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम के अंदर, गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम के अंदर, मैं सिर्फ कंपोजिशन स्कीम के अंदर बात कर रहा हूं,
गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम के अंदर स्टेट्स को दो भागों में बांट दिया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के लिए। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के लिए बात कर रहा हूं, दो भागों में बांट दिया। उन्होंने बोला 8 स्टेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेसिफाइड, 8 स्टेट ऐसे हैं जिनको स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट माना गया है। अगर मानकर चलिए कोई भी पर्सन इस 8 में से अपना बिजनेस, ये जो 8 स्टेट हैं, कोई भी पर्सन अपना बिजनेस इन 8 में से किसी भी स्टेट के अंदर ओपन कर रहा है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसका एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर इन 8 में से किसी स्टेट में काम कर रहा है। और इन 8 के अलावा अगर किसी दूसरे स्टेट में काम कर रहा है तो उसको जनरल स्टेट बोला गया। अगर जनरल स्टेट के अंदर कोई पर्सन अपना बिजनेस ओपन करके और काम कर रहा है तो उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब सर ये 8 स्टेट कौन कौन से हैं, 8 स्टेट्स कौन से हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये 8 स्टेट है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, नागालैंड। अब सर हम इनको याद कैसे करें? या तो आप डायरेक्टली इनको याद कर लो, या तो आप डायरेक्टली इनको याद कर लो, या फिर इसके लिए देखो मैंने एक शॉर्ट फॉर्म अपने से बनाई हुई है, अगर आपको वो कंफर्टेबल लगे तो आप वो याद कर सकते हो, मैं उसी तरीके से याद करके रख सकता हूं। जैसे मैंने किया हुआ है, माई मन लाया, मतलब मेरा मन लाया, तो माई से मिजोरम, मन से मणिपुर, लाया से मेघालय। माई मन लाया, नाग के सिक्के, तो नाग से नागालैंड और सिक्के से सिक्किम। तेरा उत्तर एपी, तेरा से त्रिपुरा, उत्तर से उत्तराखंड, एपी से अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने इसे याद किया हुआ है कि माई मन लाया, नाग के सिक्के, तेरा उत्तर एपी। तो ये 8 स्टेट इस तरीके से मैंने याद करें। आप अगर डायरेक्टली चाहें तो याद कर सकते हैं। समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर है या कोई भी ट्रेडर है या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है और अगर वो इन 8 स्पेसिफाइड स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहा है, उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 75 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और इनके अलावा दूसरे स्टेट्स में काम कर रहा है तो वो सब जनरल स्टेट बोले जाते हैं, वहां पर उसका टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहां पर मैं एक बात आपको याद बताना चाहूंगा बच्चों, नॉर्मली जब हम इंडिया के लिए पढ़ते हैं ना, सिर्फ कंपोजिशन स्कीम की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली जब हम इंडिया के लिए पढ़ते हैं तो आसाम को, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर को भी कभी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की नजरों से देखा जाता है। लेकिन जब कंपोजिशन स्कीम के लिए हम एलिजिबिलिटी देखते हैं तो आसाम, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर जनरल स्टेट के अंदर कवर किए जाते हैं। एग्जाम में बच्चा कभी कभी गलती कराता है। एग्जाम में क्या गलती कराएगा? क्वेश्चन आएगा कि ए ने अपना बिजनेस जम्मू एंड कश्मीर में सेटअप किया हुआ है और उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर 80 लाख है। बच्चे सोचता है कि यार शायद जम्मू कश्मीर भी स्पेसिफाइड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आ रहा है, तो वो 75 लाख को ध्यान में रख के बोलता है कि ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। उसे याद ही नहीं रहता जम्मू एंड कश्मीर जनरल स्टेट में है, वहां पे तो 1.5 सीआर की लिमिट है, ये रजिस्टर हो सकता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात पूरी तरीके से समझ में आ गई, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा बोलो। सर ये तो आपने बता दी ओल्ड कंपोजिशन स्कीम वाले के लिए, लेकिन जो नया कंपोजिशन स्कीम है जिसको आप न्यू कंपोजिशन स्कीम कह रहे हैं, जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर आ रहा है, जो कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर आ रहा है, सर उसकी क्या लिमिट है? उसकी लिमिट है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना है? 50 लैक्स फॉर ऑल स्टेट्स। यहां पर स्टेट्स डिवाइड नहीं है, यहां पर सभी स्टेट्स के लिए है। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन सर यहां पर ऑल स्टेट और ये सब का मतलब मैं समझाता हूं। एक चीज देखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं आपको। ये जब कंपोजिशन स्कीम की फैसिलिटी गवर्नमेंट लेकर आ रही थी ना, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम कंपोजिशन स्कीम की फैसिलिटी बिजनेस को नहीं दे रहे हैं, हम कंपोजिशन स्कीम की फैसिलिटी पर्सन को दे रहे हैं।
पर्सन का मतलब है कि अगर किसी पर्सन का एक पैन नंबर है, अगर कोई पर्सन है जिसका एक सिंगल पैन नंबर है और उसने काफी सारे स्टेट्स के अंदर, लेट सपोज उसने राजस्थान के अंदर, लेट सपोज उसने दिल्ली के अंदर, लेट सपोज उसने मुंबई के अंदर, लेट सपोज उसने राजस्थान में, दिल्ली में, मुंबई में अपना बिजनेस ओपन किया हुआ है सेम पैन नंबर से, सेम पैन से, तो जब हम उसका एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करेंगे ना, तो हम ये बोलेंगे कि उसने राजस्थान से 60 लाख रुपया कमाया, उसने दिल्ली से 50 लाख रुपया कमाया और उसने मुंबई से 60 लाख रुपया कमाया। अब बताइए ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में क्या वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो सकता है? तो हम उसका टोटल टर्नओवर काउंट करेंगे कि यार 60 लाख प्लस 50 लाख प्लस 60 लाख, तो इसका मतलब उसका टर्नओवर 170 लाख, मतलब 1.5 सीआर से ऊपर चला गया, वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। याद रखिएगा, कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट ने पेन के लिए दी है, मतलब पर्सन के लिए दी है, कि एक बंदा अगर बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग बिजनेस कर रहा है सेम पेन नंबर से, तो जब उसका टर्नओवर काउंट किया जाएगा वो सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, सबका मिलाकर टोटल काउंट किया जाएगा, सबका मिलाकर टोटल काउंट किया जाएगा। अच्छा सर, यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, सर यहां पर एक क्वेश्चन और आता है, सर यहां पर यह क्वेश्चन आता है कि अगर कोई पर्सन, जैसे मैं यहां पर एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखिए अपनी बुक के अंदर ये पॉइंट नंबर 10 दिया हुआ है, इसमें बोला जा रहा है, मान के चलिए ये है पुष्पा जी, और पुष्पा जी सेम पेन नंबर से, अपने एक अकेले पेन नंबर से जयपुर में भी बिजनेस करती हैं, पुणे में भी बिजनेस करती हैं, लखनऊ में भी बिजनेस करती हैं, जयपुर में भी करती हैं, पुणे में भी करती हैं, लखनऊ में भी करती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या कोई पर्सन सेम पेन नंबर से, क्या पुष्पा जी एक से ज्यादा स्टेट में बिजनेस कर सकती हैं एक सिंगल पेन नंबर से? मतलब पुष्पा जी का पेन नंबर मान लो ये है, तो जब उन्होंने जयपुर में बिजनेस ओपन किया तब यही पेन नंबर से रजिस्ट्रेशन कराया, पुणे में किया तो सेम पेन नंबर से कराया, लखनऊ में भी सेम। जी हाँ, अलाउड है। अगर कोई पर्सन अपने एक पेन नंबर से अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज में बिजनेस करना चाहता है तो बिल्कुल अलाउड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अलाउड है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मेरे को यहां तक समझ में आ गया। तो जब क्या ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर हो जाएगी पुष्पा जी? हम इनके जयपुर, पुणे और लखनऊ तीनों के टर्नओवर को काउंट करेंगे, अगर टोटल मिला के इनका टर्नओवर 1.5 सीआर से ऊपर नहीं जा रहा है तो ये बिल्कुल रजिस्टर हो जाएंगे। अब यहां पर स्टूडेंट ने मेरे से एक बार एक क्वेश्चन पूछा, बड़े ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, मैं बुक्स के अंदर एक छोटी सी चीज चेंज कराऊंगा। पहला क्वेश्चन कि सर क्या पुष्पा जी अपने जयपुर वाले बिजनेस से पुणे वाले बिजनेस में गुड्स ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई अलाउड नहीं है। अच्छा सर, गुड्स नहीं कर सकते, सपोज करो क्या पुष्पा जी जयपुर वाले बिजनेस से पुणे में सर्विस सप्लाई कर सकते? नहीं, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दोनों अलाउड नहीं है। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, चाहे से गुड्स सर्विस किसी की भी, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स, आपके पास में बुक होगी, आप उसके अंदर एक तो यहां पॉइंट में ऐड कर लीजिएगा इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक तो ये लिख लीजिए। और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, कैन पुष्पा जी सप्लाई सर्विसेज टू मुंबई टू मुंबई फ्रॉम जयपुर, जयपुर से मुंबई? आप लिखिएगा नहीं, क्योंकि अब ना, पहले ऐसा हुआ करता था कि गुड्स की इंटर स्टेट सप्लाई इंक्लूड नहीं होती थी, सर्विस की हो जाती थी, ऐसे प्रोविजन था। अब जो आपको याद रखना है वो इतना रखना है कि इंटर स्टेट सप्लाई ना तो गुड्स की अलाउड है ना ही सर्विस की अलाउड है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात क्लियर हो गई, लेकिन सर अब मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ गए। मैंने बोला क्या क्वेश्चन आ गया? बोला सर एक बात बताओ, जैसे ये पुष्पा जी हैं,
बच्चों जो मैं आप लोगों को पॉइंट यहां पर समझाते जा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे आपके एग्जाम के अंदर केस स्टडी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। और मैं यहां पर एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चल रहा हूं, आप शांति से सुनते रहिए। हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। मैं आपसे बोल रहा हूं कि पुष्पा जी का सेम पैन नंबर है और उनका बिजनेस जयपुर में है, मतलब राजस्थान, पुणे महाराष्ट्र, लखनऊ उत्तर प्रदेश। वो इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकती, मतलब बेच नहीं सकती। आउटवर्ड का मतलब क्या है? बेचना, बेच नहीं सकती। लेकिन क्या वो अपने जयपुर वाले जगह पर कहीं और से माल मंगवा सकती हैं? क्या इंटर स्टेट क्या इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई अलाउड है? हाँ जी, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई अलाउड है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये यहां पर 9th पॉइंट में मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई मतलब रिसीव, अगर खरीद रहे हो दूसरे स्टेट से, कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो बिजनेस रजिस्टर्ड है, अगर वो दूसरे स्टेट से खरीद रहा है तो अलाउड है, इनवर्ड सप्लाई अलाउड है, आउटवर्ड सप्लाई अलाउड नहीं है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई, लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा पूछो क्या क्वेश्चन है, पूछो क्या क्वेश्चन है। बोला सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लेट सपोज कि ये सनी देओल है। सर सपोज करो सनी देओल का जो बिजनेस है सेम पैन नंबर से, सर सेम पैन नंबर से सनी देओल का बिजनेस दिल्ली में भी है और सेम पैन नंबर से सनी देओल का बिजनेस एपी में भी है। मैंने आप लोगों को देखो यहां पे एक चीज बताई थी, मैंने आपको बोला था अरुणाचल प्रदेश जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, लेकिन दिल्ली जो है वो जनरल स्टेट के अंदर काउंट किया जाएगा। सनी देओल का बिजनेस दिल्ली में है, सनी देओल का बिजनेस एपी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, सेम पैन नंबर है, जनरल स्टेट के अंदर बिजनेस है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बिजनेस है। क्वेश्चन अब ये आता है सर इनके ऊपर लिमिट क्या देखी जाएगी, 1.5 करोड़ देखी जाएगी या 75? सपोज करो दिल्ली से इनका टर्नओवर हुआ 50 लाख और अरुणाचल प्रदेश से इनका टर्नओवर हुआ 30 लाख, टोटल जोड़ोगे तो 80 लाख हो रहा है। क्या ये कंपोजिशन स्कीम में अपने बिजनेस को रजिस्टर करा सकते हैं? नहीं। क्यों? अगर सेम पैन नंबर से आपके काफी बिजनेस हैं और अगर उसमें से कोई भी बिजनेस स्पेशल स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट में है, तो फिर सभी बिजनेस के लिए ओवरऑल आपकी लिमिट 75 लाख हो जाएगी। 1.5 करोड़ वाली लिमिट रहेगी नहीं, 75 लाख में फॉलो जाओगे आप। अगर आपके बिजनेस मान लो 10 जनरल स्टेट के अंदर है, लेकिन अगर एक सेम पैन नंबर से एक सिंगल बिजनेस भी आपका स्पेशल कैटेगरी स्टेट में है, फिर पूरा जो एग्रीगेट टर्नओवर हम कैलकुलेट करेंगे आपका टोटल, वो 75 लाख कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फिर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में फॉलो जाओगे। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने कहा पूछो। बोला सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मानकर चलिए कोई पर्सन है और उसका सेम पैन नंबर है, सर मानकर चलिए कोई पर्सन है और उसका सेम पैन नंबर है, तो सर वो किसी स्टेट, उसके अलग अलग स्टेट में बिजनेस है, लेट सपोज राजस्थान में बिजनेस है, लेट सपोज पंजाब में बिजनेस है, क्या ऐसा हो सकता है वो राजस्थान वाले बिजनेस को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवा ले और पंजाब वाले बिजनेस को रेगुलर? ना जी ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अलाउड नहीं है। 11th पॉइंट, अ पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर रेगुलर स्कीम इन वन स्टेट एंड फॉर कंपोजिशन स्कीम इन अनदर स्टेट। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे यहां तक समझ में आ गया, तो अभी तक टोटल हम लोगों ने क्या समझा? हमने सबसे पहले यह देखा कि कंपोजिशन स्कीम क्या होती है, मीनिंग देख लिया।
फिर हमने देख लिया किस किस के कौन कौन एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के अंदर। फिर हमने देख लिया लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है टर्नओवर की। फिर उसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि इसके फायदे क्या होते हैं और इसकी कुछ कंडीशंस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और उसके बाद में नेक्स्ट मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जिनके ऊपर केस स्टडी एग्जाम में आ सकती है। क्लियर ये चीज यहां तक। अब एक क्वेश्चन आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है सबसे, उससे पहले बच्चों मैं क्वेश्चन आपको कराऊं उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। सर जब हम एग्रीगेट टर्नओवर को काउंट करते हैं, सर जब हम, अच्छा इससे पहले बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, इधर देखें आप लोग, थोड़ा बुक के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस में हो जाएगा, मजा आएगा। हमने पढ़ लिया कि कौन कौन पर्सन एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के अंदर। मैं अगर ये बोलूं कि कौन कौन पर्सन एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम में, कौन कौन कंपोजिशन स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता, वो पर्सन जो कि नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। आप यहां पर बुक में ना इसको नोटिफाइड गुड्स लिख लीजिएगा। वो पर्सन जो नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है, सर ये क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी थी और जीएसटी काउंसिल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि देखो ये कुछ गुड्स हैं, अगर कोई पर्सन इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उसे बोल दो कि वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं हो सकता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन गुड्स को नोटिफाई कर दिया ऑफिशियल गैजेट सरकारी रजिस्टरों में और लिखा कि अगर कोई पर्सन इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं हो सकता। सर कौन कौन से गुड्स है मैं समझाऊंगा यहां पर, लेकिन यहां पर समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यह है कि अगर कोई पर्सन इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो फिर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं हो सकता। सर अगर कोई पर्सन इन गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग में फर्क है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि आप मार्केट में प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ट्रेडिंग का मतलब होता है आप बना नहीं रहे हो, आपने कहीं से खरीदा और आगे बेच रहे हो। लेट सपोज मैं आपको जल्दी से एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज कीजिए कि आईटीसी कंपनी है, सपोज कीजिए आईटीसी कंपनी है, सपोज कीजिए आईटीसी कंपनी सिगरेट बनाती है। मैं आपको अभी यहां पर बताऊंगा कि जो टबैको प्रोडक्ट होते हैं वो नोटिफाइड गुड्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिशन स्कीम के अंदर अलाउड नहीं है। सपोज कीजिए आईटीसी कंपनी जो है वो सिगरेट बनाती है, तो आईटीसी कंपनी कौन हो गई? मैन्युफैक्चरर हो गई। क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर है नोटिफाइड गुड्स की, तो ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। बट लेट सपोज कि जेठालाल है, जेठालाल ये जो सिगरेट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो सिर्फ आईटीसी कंपनी से परचेज करता है और आगे बेच देता है। क्या कर रहा है? ट्रेडिंग कर रहा है। ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर हो सकता है, ये बात यहां पर लिखी हुई है। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसे कौन कौन से गुड्स हैं जिनको नोटिफाइड गुड्स बोला जाता है? देखो अगर कोई कंपनी आइसक्रीम बना रही है या कोई एडिबल आइस बना रही है, चाहे से उसमें कोकोआ डाला जा रहा है नहीं डाला जा रहा है, पान मसाला या टबैको बना रही है, या एरेटेड वाटर कोल्ड ड्रिंक बना रही है, या फिर क्या होता है राख की ईंटें बना रही है, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, जिसमें कम से कम 90% तो राख यूज करी गई है, या नॉर्मल ईंटें बना रही है, तो अगर कोई भी कंपनी इनमें से कोई भी नोटिफाइड गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकती। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन चाहे से गुड्स की चाहे से सर्विस की इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, वो नहीं रजिस्टर हो सकता कंपोजिशन स्कीम के अंदर। तो बच्चों यहां पर आप देख लीजिएगा सेकंड पॉइंट में गुड्स एंड सर्विस कर लीजिएगा आपकी बुक के अंदर। ये जो भी मैंने ये इस तरीके से रेड पेन से लिखा हुआ है ना, उसको आप अपनी बुक में जरूर से ऐड कर लें। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो कोई भी पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है चाहे से गुड्स की चाहे से सर्विसेज की, वो नहीं रजिस्टर हो सकता। चलो इसके बाद में नेक्स्ट आता है कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन।
अब कैजुअल टैक्सेबल या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन तो आपको समझ में आता है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो लोग हैं जो ज्यादा टाइम के लिए कंपनी में, जो सॉरी, वो जो ज्यादा टाइम के लिए एक जगह पर रुककर बिजनेस नहीं करते। मतलब वो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए या थोड़े बहुत टाइम के लिए आते हैं, कहीं पर बिजनेस करते हैं, उठ के फिर कहीं और चले जाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेला वाले लोग हो गए, है ना। मेला लग गया तो दिल्ली के अंदर काम करने लग गए, फिर उन्हें लगा खत्म हो गया तो राजस्थान में आ गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जयपुर के अंदर क्या होता है जब गर्मियां ज्यादा आ जाती हैं, आप ये लगा लो मई से लेके और जुलाई तक जयपुर के अंदर क्या होता है, आप रोड पे देखोगे तो वहां पर आपको ऐसी दुकानें मिलेंगी जो आम का जूस बेचती हैं, है ना। मैंगो जूस, आम का जूस बेचते हैं और बहुत सस्ते में बेचते हैं। फिर जैसे ही जुलाई खत्म होता है उसके बाद में वो कहीं और चले जाते हैं, कहीं और दूसरा काम करते हैं। या फिर मान लो सर्दियां आ जाती हैं तो नेपाली मार्केट लग जाता है, वहां पे सर्दियों के कपड़े बेचे जाते हैं और उसके बाद में फिर वो कहीं और चले जाते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, मतलब ऐसा एक जगह पे रुक के काम नहीं कर रहे। गवर्नमेंट बोलती है कि यार जो कैजुअल टैक्सेबल है या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, हमें तुम्हारा समझ में नहीं आता है कि हम कैसे चेक करें कहीं तुम इंटर स्टेट सप्लाई तो नहीं कर रहे हो, इसलिए फिर हम तुम्हें अलाउ ही नहीं कर रहे। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात जो है वो पूरी तरीके से समझ में आ गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों। अ पर्सन एंगेज्ड इन द सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, मतलब अगर कोई पर्सन नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं हो सकता। यहां पर आपको एक चीज बड़े ध्यान से देखनी है, मेरी बात को सुनिएगा। बड़ी, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो केस स्टडी इनडायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है या एमसीक्यू फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकता है। सपोज करिए कि एक बिजनेस है, सपोज करिए करंट ईयर है हमारा 2025-26, और सपोज करिए प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2024-25। ठीक है। जब हम करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसने क्या किया था, उसने टैक्सेबल सप्लाई करी थी, टैक्सेबल सप्लाई करी थी 80 लाख की। उसने नॉन टैक्सेबल सप्लाई करी थी 50 लाख की। उसने एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी थी, उसने एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी थी मान लो 30 लाख की। अगर हम ये बोलें करंट ईयर में चेक करो कि क्या वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल है, तो अभी हम उसके प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? ये देखने के लिए कि कहीं उसका टोटल टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर तो नहीं गया। गवर्नमेंट बोलती है प्रीवियस ईयर में अगर तूने चाहे से एक्सपोर्ट किया, चाहे इंटर स्टेट सप्लाई करी, चाहे से नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करी, कुछ भी करा तूने, एग्जेम्प्टेड गुड्स बेचा प्रीवियस ईयर में, वो काउंट होगा तेरे टर्नओवर में। क्योंकि हम लिमिट देख रहे हैं कि आखिर तेरा टर्नओवर, तू छोटा बिजनेस है कि नहीं, तू कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने लायक, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है। मुझे बताइए क्या इस केस में ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होगा? 80 लाख प्लस 50 लाख, एक 30 प्लस 30, एक 60 हो गया। ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं हो सकता। लेकिन सपोज करिए इसका ये 30 लाख ना होके 10 लाख होता, तो इसका टोटल 140 लाख आता, मतलब 1 करोड़ 40 लाख, है ना। तो हम इसको कंपोजिशन स्कीम में अलाउ कर देते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर के लिए जब हम एग्रीगेट टर्नओवर देख रहे हैं, एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, तब तो चाहे से प्रीवियस ईयर में उसने नॉन टैक्सेबल सप्लाई करी थी। देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज दिखा देता हूं, ये मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और इस सेम बात का मैंने नोट भी लिखा हुआ है कि जब हम प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, क्यों देख रहे हैं हम प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर? क्योंकि हम ये चेक करना चाहते हैं कि पर्सन एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने के लिए कि नहीं है। कैसे चेक होगा? एग्रीगेट टर्नओवर जब प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट किया जाएगा तब हम देखेंगे 1.5 सीआर से ज्यादा तो नहीं है, या स्पेशल स्टेट्स में से 50 लाख से 75 लाख से ज्यादा तो नहीं है, या 2A के अंदर 50 लाख से ज्यादा तो नहीं है। प्रीवियस ईयर में चाहे से उसने गुड्स एक्सपोर्ट करे थे, चाहे से उसने इंटर स्टेट सप्लाई करी थी,
चाहे से उसने नॉन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड निल रेट ड्यूटी की सप्लाई करी थी, चाहे से उसने खुद ने बेचा था या अपने किसी एजेंट से बिकवाया था। जब प्रीवियस ईयर का कैलकुलेट करते हैं ना, तब तो ये सब चीजें कैलकुलेट करी जाती हैं, नॉन टैक्सेबल ऑल दैट वो सब चीजें। लेकिन सपोज करो कि अब वो एलिजिबल हो गया, सपोज करो कि अब वो एलिजिबल हो गया। अब करंट फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2025 को। लेट सपोज 1 अप्रैल 2025 से अक्टूबर 2025 तक उसने कोई भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करी, कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करी, तो ठीक है। लेकिन सपोज करो नवंबर 25 के अंदर उसने नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दी या इंटर स्टेट सप्लाई कर दी, यहां पर वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर खत्म हो गया, अब वो रेगुलर स्कीम में आ जाएगा। क्योंकि करंट ईयर के अंदर जब हम उसका टर्नओवर निकालते हैं, हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम उसके ऊपर टैक्स लगा सकें। गवर्नमेंट ये बोलेगी कि सुनो, तुमने 1 अप्रैल से और 31 अक्टूबर तक 40 लाख का माल टर्नओवर किया, जिसमें तुमने कोई टैक्स नॉन टैक्सेबल इंटर कॉर्प स्टेट कुछ भी नहीं किया तुमने, तो ठीक है, वो अलाउड है। इस पर तुम कंपोजिशन स्कीम के हिसाब से टैक्स रेट दे देना। मैं अभी आपको बताऊंगा टैक्स रेट कितनी होती है, बहुत कम टैक्स रेट होती है। जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके ऊपर 1%, या जो 10(2)A के अंदर आ रहे हैं उनके ऊपर 6%, जो रेस्टोरेंट वाले हैं उनके ऊपर 5%, एग्रीगेट टर्नओवर इन स्टेट। और जो ट्रेडर है उसके ऊपर 1% टैक्सेबल टर्नओवर। सिंपल होता है। गवर्नमेंट क्या बोलेगी, गवर्नमेंट बोलेगी कि सुनो, 1 अप्रैल से अक्टूबर तक 40 लाख का माल बेचा, उसमें कोई इंटर स्टेट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, उसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम से टैक्स रेट लगेगा। लेकिन नवंबर के अंदर तुमने क्या किया, इंटर स्टेट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर दी, अब तुम कंपोजिशन में नहीं रहे, रेगुलर स्कीम में आ गए, इस वाले टर्नओवर के ऊपर तुम्हारी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगी। 18% है तो 18% टैक्स लगेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों यहां पर लिखा गया है कि जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अंदर है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई नहीं करेगा, करंट ईयर में नहीं करेगा, करंट ईयर में। आप चाहें तो इसको लिख लें, करंट फाइनेंशियल ईयर में वो सप्लाई नहीं करेगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? अच्छा, उसके अलावा फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपके टर्नओवर की लिमिट कभी भी थ्रेश होल्ड को एक्सीड करती है, ऑन द स्पॉट आप रेगुलर स्कीम में आ जाते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं रिवीजन के अंदर भी आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ में समझा रहा हूं। मुझे पता है कि कम से कम आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, मैं चाहूं तो इस रिवीजन क्लास को आधे घंटे पहले खत्म कर दूं, पर उससे कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं यहां पर समझा रहा हूं उनसे केस स्टडी आती है आपके क्वेश्चन में, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो रिवीजन का आउटपुट ही ना निकले तो क्या ही है फिर। देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बोल रहा हूं कि सपोज करिए कोई बिजनेस है, सपोज करिए कि उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो एग्रीगेट टर्नओवर आया, टोटल मिलाकर जितने स्टेट्स में वो काम कर रहा है, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल एग्जम्प्टेड एक्सपोर्ट उसने बेचा, उसके एजेंट ने, सबको टोटल मिलाकर जो उसका टर्नओवर आया, वो कितना टर्नओवर आया, लेट सपोज वो आया 140 लैक्स। इसका मतलब वो कंपोजिशन स्कीम के लिए हो गया। अब सपोज करो कि अब करंट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ, सपोज करो कि अप्रैल से लेकर और अक्टूबर तक उसका टर्नओवर है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक उसका टर्नओवर है 90 लैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज करो नवंबर से लेके और उसका दिसंबर में जो एडिशनल टर्नओवर आई उसका, वो आया लेट सपोज 40 लैक्स, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल 130 लाख हो रहा है। लेकिन उसका जनवरी के अंदर जो उसका टर्नओवर आया, वो आ गया 50 लैक्स, वो आ गया 50 लैक्स। तो यहां पर जनवरी के अंदर जैसे ही उसका 50 लैक्स आया, उसका टोटल टर्नओवर 150 से ज्यादा हो गया। दैट मींस कि अब वो रेगुलर स्कीम में आ जाएगा, क्योंकि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट ज्यादा हो गई। गवर्नमेंट बोलेगी कि यहां तक तो कंपोजिशन रेट से हम तुमसे टैक्स ले लेंगे, लेकिन बाकी का जो हम तुमसे टैक्स लेंगे वो रेगुलर स्कीम में लेंगे। यही बात ये पॉइंट बोल रहा है।
इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेचता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है, तो वो सर्विस की सप्लाई नहीं कर सकता, चाहे इंटर स्टेट चाहे इंट्रा स्टेट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपके कुछ इस तरीके से आ जाता है कि कोई बिजनेस है और वो ईसीओ के थ्रू सप्लाई करता है सर्विस की, आप लिखोगे चाहे इंटर स्टेट सप्लाई करता है चाहे इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है, अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई करता है, इंटर स्टेट तो अलाउड नहीं है, वो तो कभी भी अलाउड नहीं है। इंट्रा स्टेट में गुड्स की सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं, जैसे अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा हो गया, स्विगी हो गया। अरे मेरी बात यहां तक समझ में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, अलाउड है इंट्रा स्टेट में। इस चीज को बच्चों आप अपनी बुक के अंदर जरूर लिख लीजिएगा, इस चीज को मेंशन कर लीजिएगा, जरूर लिख लीजिएगा। ये अमेंडमेंट है और जून 25 के अंदर जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वैलिड है कि अगर कोई बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विस की सप्लाई देता है, वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकता। लेकिन अगर वो गुड्स की सप्लाई देता है इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट, तो फिर वो अलाउड है। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? अगर कोई भी बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स की सप्लाई दे रहा है, इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में अलाउड है। कुछ कंडीशंस होती हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेगा सबसे पहली बात तो, और बिजनेस जो है वो ईसीओ से टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, ईसीओ को जीएसटीआर 8 के अंदर अपनी पूरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, वो सब रहता है। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलो, तो हम लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन कौन पर्सन एलिजिबल नहीं होता, कौन कौन पर्सन एलिजिबल नहीं होता। अब अब एक क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम बहुत नजदीक आ गए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना स्टार्ट करने वाले हैं। एक दो टॉपिक हैं जो मेरे को आपको बताने हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू कर लेंगे। हुआ क्या कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या जो ट्रेडर हैं या जो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सेक्शन 10(1) या 10(2) के अंदर आते हैं, वो लोग कहाँ चले गए? वो लोग चले गए गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट से जाकर बोले कि सर, आपने तो हमको कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करने के लिए अलाउ कर दिया, अगर हम गुड्स के मैन्युफैक्चरर हैं या हम गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं या फिर हम रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं। लेकिन सर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कुछ सर्विस, अदर सर्विसेज देनी पड़ जाती हैं। लेट सपोज जेठालाल है, जेठालाल कौन है? ट्रेडर है। जेठालाल कौन है? ट्रेडर है। क्या करता है? एसी बेचता है। जेठालाल गवर्नमेंट से बोल रहा है, मोदी जी से, बोलो मोदी जी आप बात को समझिए कि जब ग्राहक आता है और मैं ग्राहक को बोलता हूं कि देख ये एसी है, तू मेरे से खरीद ले, तो मैं गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं, मैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हूं, गुड्स की सप्लाई कर रहा हूं। तो ग्राहक बोलता है भैया मेरे को सर्विस तो दोगे ना, अगर ये खराब हो गया तो बागा को, नट्टू काका को मेरे घर पे सही करने को तो भेजोगे। मैं वहां मना कर देता हूं कि मैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हूं, सेक्शन 10(1) 10(2) के अंदर, तो मैं सिर्फ गुड्स की ट्रेडिंग कर सकता हूं, मैं सर्विस नहीं दे सकता। सेम मैन्युफैक्चरर बोला साहब मैं भी सर्विस नहीं दे पा रहा हूं, हमको देनी पड़ती है, कभी कभी जरूरी होता है, वारंटी देनी पड़ती है। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर बोला साहब हमको भी कभी कभी कुछ सर्विसेज देनी पड़ती हैं। आपने 10(1) 10(2) के अंदर हमें सिर्फ या तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स या ट्रेडिंग ऑफ गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए अलाउ कराए, अदर सर्विसेज के लिए आपने हमको अलाउ नहीं कराए। तो गवर्नमेंट ने बोला कि तथास्तु, डरने का है ही नहीं। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, सेक्शन 10(1) 10(1) 10(2) के अंदर हम तुमको अदर सर्विसेज प्रोवाइड करने की भी फैसिलिटी दे रहे हैं। मतलब अगर कोई मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स या ट्रेडर ऑफ गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर यहां पर रजिस्टर है, वो अदर सर्विस भी दे सकता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आप बुक के अंदर इस चीज को ब्रैकेट में यहां पर लिख सकते हैं, इसको बोला जाता है मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स या ट्रेडर ऑफ गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 या सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर रजिस्टर है,
वो सर्विस भी दे सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला सुनो लिमिट है, गवर्नमेंट ने बोला सुनो लिमिट है, लिमिट के अंदर ही दे पाओगे। गवर्नमेंट ने बोला सुनो लिमिट है, लिमिट के अंदर ही दे पाओगे, लिमिट से बाहर नहीं दे पाओगे, लिमिट से बाहर नहीं दे पाओगे। बोला साहब क्या लिमिट है बताओ। बोला लिमिट है 10% ऑफ टर्नओवर इन अ पर्टिकुलर स्टेट। इसका क्या मीनिंग है अभी क्वेश्चन कराऊंगा। 10% ऑफ टर्नओवर इन अ पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, मतलब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर सिंगल स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में जो टर्नओवर है उसका 10%। सर अगर किसी बंदे का बिजनेस 4 स्टेट में है तो चारों के लिए ये कंडीशन बार बार चेक करी जाएगी अलग अलग, सबका एग्रीगेट नहीं किया जाएगा, चारों के लिए ये कंडीशन बार बार सेपरेटली चेक करी जाएगी। 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, या फिर 5 लाख रुपए विच एवरेज हायर। आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूं फिर कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। सपोज करो ये है छोटू पंडित। छोटू पंडित जो है वो गुड्स की सप्लाई करता है। लेट सपोज उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर 70 लाख आया, एंड लेट सपोज वो एक ही स्टेट में काम करता है, ओनली सिंगल स्टेट। सबसे पहली बात तो क्या वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो सकता है? हाँ, 1.5 करोड़ के हिसाब से रजिस्टर हो जाएगा। इवन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है तो 75 लाख के हिसाब से रजिस्टर हो जाएगा। क्या वो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विस दे सकता है जबकि वो गुड्स की ट्रेडिंग करता है? हाँ जी दे सकता है। कितना? सर अभी अभी हमने पढ़ा प्रीवियस ईयर का जो टर्नओवर है 70 लाख, उसका 10%, 7 लाख या फिर 5 लाख, विच एवरेज हायर 7 लाख, 7 लाख तक की वो मार्जिनल सप्लाई दे सकता है। सर इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं फिर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे। सपोज करिए सर सूरमा भोपाली है ये, सूरमा भोपाली के बिजनेस हैं सेम पेन से, सेम पेन से उसका बिजनेस मुंबई में है, उसका बिजनेस मथुरा में है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मुंबई में उसने 80 लाख रुपए का टर्नओवर किया, जिसमें से 70 लाख गुड्स बेचकर आए और 10 लाख सर्विस देकर आए। मथुरा के अंदर 60 लाख का बिजनेस किया, पूरा का पूरा गुड्स बेचकर आए। आपको दो क्वेश्चन बताने, क्या ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो जाएगा? अब हम जब कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने का देखेंगे तो हम दो कंडीशन को देखेंगे। पहली कंडीशन हम देखेंगे एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल स्टेट्स 1.5 करोड़ से ज्यादा का ना। पहली कंडीशन तो हम ये देखेंगे। तो 80 और 60 140, 140 lakhs मतलब 1,40,00,000। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी कंडीशन हम क्या देखेंगे कि जो मार्जिनल सप्लाई मार्जिनल सर्विस दे रहा है, वो मार्जिनल सप्लाई ऑफ सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है, वो कहीं लिमिट से ज्यादा तो नहीं दे रहा। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या यहां पर हम एग्रीगेट टर्नओवर ये 140 लाख ले लेंगे? नहीं सर, हम पर्टिकुलर स्टेट का एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं। तो मुंबई का टर्नओवर है 80 लाख, उसका 10% निकालेंगे सर 8 लाख या फिर 5 लाख, विच एवरेज हायर सर 8 लाख। मतलब मुंबई के अंदर 8 लाख रुपए सर्विस देकर कमा सकता है सूरमा भोपाली, जबकि उसने 10 लाख की सर्विस दे दी। सर वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर नहीं हो पाएगा, वो रेगुलर स्कीम में जाएगा। बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आता है। वो क्या करता है, जब वो मार्जिनल सप्लाई की लिमिट देखता है ना, तब वो टर्नओवर पर्टिकुलर स्टेट का ना लेके टोटल ले लेता है। वो 80 + 60 140 का 10% निकाल के बोलता है 14 लाख तक की सर्विस दी जा सकती है, जबकि ये गलत। क्लियर है ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर मुझे यहां तक की बात आपकी 100% तरीके से समझ में आ गई, यहां तक की बात सर मुझे आपकी 100% तरीके से समझ में आ गई। बच्चों क्लास के अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे हुए हैं, यहाँ पर भी हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देख लिए। अब वो पूरे जितने क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करे वो यहाँ तो हो नहीं पाएंगे रिवीजन है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से जल्दी से देखते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। सर जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं प्रीवियस ईयर का, तो उसमें क्या इंक्लूड करते हैं क्या इंक्लूड नहीं करते? क्या इंक्लूड करते हैं ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। गवर्नमेंट बोलती है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तूने, क्योंकि हम तेरी एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं तूने 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख से ज्यादा का बिजनेस तो नहीं किया प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में।
तो चाहे से तूने टैक्सेबल सप्लाई करी, चाहे से नॉन टैक्सेबल करी, चाहे से इंटर स्टेट करी, चाहे से एक्सपोर्ट किया, चाहे से तूने खुद ने सप्लाई करी, चाहे से तूने अपने किसी प्रिंसिपल से सप्लाई करवाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कुछ इंक्लूड होगा टोटल, और तब जाकर हम 1.5 करोड़ या बाकी का देखेंगे। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं होता, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये जो चीजें हैं ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर में काउंट होती हैं, क्योंकि हम एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। जब हम करंट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर निकालते हैं, क्योंकि हमें टैक्स पे करना है कंपोजिशन स्कीम की रेट से, तब ये चीजें नहीं आती। यही बात मैंने यहां पर नोट में लिखी है। आप लोग चाहें तो अपनी बुक के अंदर एक्स्ट्रा में इसको लिख सकते हैं। बात समझा मैं बहुत बार चुका हूं। अब क्या क्या इंक्लूड नहीं होता ये भी समझ लो। अगर किसी भी तरीके का टैक्स पे करा था, जीएसटी पे करा था, जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीएसटी, आईजीएसटी, कोई भी जीएसटी पे करा था, वो इंक्लूड नहीं होगा टर्नओवर प्रीवियस ईयर के। अगर कोई जीएसटी सेस कंपनसेशन सेस पे करा था, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर तुमने किसी को लोन दिया हुआ है या डिपॉजिट दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, और उसका इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हारे पास, इंटरेस्ट अर्न किया है तुमने, कैसे इंटरेस्ट अर्न किया तुमने? तुमने किसी को लोन दिया हुआ है, तुमने किसी को एडवांस दिया हुआ है, तुमने किसी को डिपॉजिट दिए हुए हैं, और वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। और उसके अलावा अब बड़े ध्यान से सुनिएगा बच्चों, उसके अलावा बड़े ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो हमें ए का टर्नओवर निकालना है, हमें टर्नओवर किसका निकालना है? ए का। हमारा टारगेट ए है, मैं इसको अलग पेन से लिख देता हूं। हमारा टारगेट ए है। सपोज करो इसने परचेज करा, बी से कुछ सामान परचेज करा, तो इस केस में बी कौन है? सर बी सप्लायर हो गया, क्योंकि उसने बेचा है। और ए कौन है? सर ए रेसिपिएंट है, क्योंकि उसने खरीदा है। लेकिन बी अनरजिस्टर्ड है। क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो ए आरसीएम पर टैक्स पे कर रहा है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर ए टैक्स पे कर रहा है। क्या ये ए के टर्नओवर में काउंट होगा? अरे सर, टर्नओवर का मतलब होता है कोई कुछ बेचकर आपने पैसा कमाया। सर जब आप कुछ चीज बेचकर पैसा कमाते हो, उसको टर्नओवर बोला जाता है। यहां पर तो सर ए जो है वो इनवॉल्व सप्लाई कर रहा है, मतलब वो खरीद कर लाया है। अगर इनवॉल्व सप्लाई पर उसने आरसीएम पर टैक्स पे किया, तो बस उसने आरसीएम पे टैक्स पे किया, बाकी तो उसकी जेब से पैसा गया ना, उसने बी को पैसा दिया होगा ना, खरीदा है उसने सामान। भाई मान लो बी से 100 रुपए का सामान खरीदा, ए बोलेगा कि भैया ये लो तेरे 100 रुपए, और टैक्स कितना देना है? बी बोला मैं टैक्स नहीं ले सकता, टैक्स तुम खुद ही जमा करा के आना आरसीएम पर। तो भी इसका कोई रेवेन्यू थोड़ी जनरेट हुआ। तो अगर इनवर्ड सप्लाई है, मतलब आप खरीद रहे हो और उस पर आरसीएम पर टैक्स दे रहे हो, वो आपकी उसमें काउंट नहीं होगा। सपोज करो यही उल्टा हो जाए कि ए जो है वो हमारा बंदा है जिसका हमें बिजनेस देखना है, ए बेच रहा है। ए ने क्या किया? ए ने बेचा बी को, और ए ने बोला कि तुम आरसीएम पर टैक्स दे देना। तो सर ए ने बेचा है, ए की कमाई हुई है, ये ए के टर्नओवर में काउंट होगा। आप चाहो तो यहां पर ये लिख सकते हो कि आउटवर्ड सप्लाई जिस पर आरसीएम पर टैक्स पे हुआ, वो इंक्लूड होगा टर्नओवर में। लेकिन अगर इनवर्ड सप्लाई आपने खरीदी और आप टैक्स पे करे आरसीएम बेसिस पर, वो आपके टर्नओवर में क्यों काउंट होगा यार? बड़ी सिंपल सी बात है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को बिंदास और मस्त समझ में आ गया, यहां तक 1% की टेंशन नहीं है, क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, आपको यहां पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है 2022-23, करंट फाइनेंशियल ईयर है 23-24। यहां पर डेटा दिया हुआ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। हमें बताना है कि यह कंपोजिशन स्कीम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह बोल रहा है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। इसने आउटवर्ड सप्लाई करी टोटल 75 लाख की, जिसमें से 10 लाख इंटर स्टेट था, 10 लाख इंटर स्टेट था, और 65 इंट्रा स्टेट था। अरे हम बोल रहे हैं जब हम प्रीवियस ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं
लिमिट देखने के लिए 1.5 करोड़ 75 लाख। अब प्रीवियस ईयर में चाहे से आपने इंटर स्टेट किया चाहे इंट्रा स्टेट किया, कुछ भी किया, हम काउंट करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं, तो ये 75 इंक्लूड हो जाएगा। देखो यहां पर आंसर बना रखा है मैंने। हाँ सर, ये 75 इंक्लूड हो जाएगा। चलो इसके अलावा ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब इसने एग्जेम्प्ट सप्लाई करी। सर एग्जेम्प्ट सप्लाई भी इंक्लूड होती है, लेकिन टोटल एग्जेम्प्ट सप्लाई इसने करी 70 लाख की, लेकिन उसमें से 30 लाख रुपए कैसे आए इसके पास में, इसने कहीं लोन दिया हुआ था और उस पर इसको इंटरेस्ट मिला है। अगर लोन दिया हुआ है या एडवांस दिया हुआ है या डिपॉजिट्स दिए हुए हैं और अगर उस पे इंटरेस्ट आ रहा है, क्या वो एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट होता है? आंसर है नहीं सर, वो काउंट नहीं होता। तो इसमें से कितना इंक्लूड होगा? सर 70 में से 30 काउंट नहीं होगा, वो इंटरेस्ट से आया है, सिर्फ 40 लाख काउंट होगा। तो देखो हमने 40 लाख को काउंट कर दिया। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, मतलब खरीदा जिसके ऊपर आरसीएम पर टैक्स दिया। मैंने अभी अभी बोला अगर आपने कुछ इनवर्ड सप्लाई करी, खरीदा है और आप आरसीएम पर टैक्स दे रहे हो, वो इंक्लूड नहीं होता। अगर आपने बेचा होता और आरसीएम पर सामने वाला टैक्स पे कर रहा होता तो वो इंक्लूड होता, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। मैंने आपको बोला था प्रीवियस ईयर में चाहे आपने एक्सपोर्ट किया, चाहे इंटर स्टेट सप्लाई, चाहे एग्जेम्प्टेड है, चाहे खुद ने बेचा, चाहे एजेंट से बिकवाया, वो सब इंक्लूड होता है। तो ये 7 इंक्लूड होगा, तो मतलब 75 प्लस 40 प्लस 7, टोटल लगा लो कितना आ रहा है, 122 लैक्स आ रहा है आपका टोटल। तो टोटल जो आपका 122 लैक्स है वो 150 लैक्स से कम है, मतलब कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो सकते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को समझ में आ गई कहानी, यहां तक मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा बच्चों, अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी हमको डेटा दिया हुआ है, इसको देखते हैं। ये बोल रहा है प्रीवियस ईयर में इंटर स्टेट सप्लाई हुई टैक्सेबल गुड्स की। तो प्रीवियस ईयर में चाहे इंटर स्टेट हो, चाहे इंट्रा स्टेट हो, चाहे टैक्सेबल गुड्स है, चाहे नॉन टैक्सेबल गुड्स है, सबको काउंट करते हैं, तो ये काउंट होगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, चाहे एग्जेम्प्टेड नॉन टैक्सेबल है, काउंट होगा। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस इंक्लूड होगा, एग्जेम्प्टेड सर्विस इंक्लूड होगा। ये बोल रहा है कि लोन दिया हुआ था, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया, ये काउंट नहीं होगा। इनको इंक्लूड किया जाएगा, इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप टोटल करेंगे, आंसर आएगा 138 लैक्स। आपका आंसर आएगा 138 लैक्स। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब ये रजिस्टर हो सकता है। इसका मतलब क्या है? ये रजिस्टर हो सकता है। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब मैं आपको थोड़े से और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तक 2-3 क्वेश्चन करें, थोड़ा सा और करते हैं और बेटर होगा। देखिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, मेसर्स सी लिमिटेड ऑफ चेन्नई ट्रेडर हैं और उनकी हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। बोल रहे हैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर उन्होंने इंट्रा स्टेट सप्लाई करी टैक्सेबल गुड्स की। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 20 लैक्स। फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स 30 लैक्स। फिर उसके अलावा इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज 5। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई बेचा है उन्होंने, जिसके ऊपर जो रेसिपिएंट जिसने खरीदा उसने टैक्स दिया, आरसीएम के बेसिस पर टैक्स पे हुआ है, लेकिन बेचा है हमने, तो ये इंक्लूड होगा। एक्सपोर्ट किया गुड्स का इंक्लूड होगा, पढ़ाया है अभी अभी पढ़ाया आपको। इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई, आपने खरीदा जिस पर आपने आरसीएम दिया, ये नहीं होता क्योंकि टर्नओवर थोड़ी आपने खरीदा है और आपने टैक्स पे किया, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब आपको ये बताना है कि क्या ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो सकता है। बच्चों जब हम ये बताते हैं कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो सकता है, अब दो लिमिट देखते हैं।
एक तो हम ये देखते हैं कि 1.5 करोड़ से उसका एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा ना हो, और क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखने को मिला कि ये पर्सन सर्विस भी दे रहा है, मार्जिनल सर्विस, तो हमें वो 10% वाली लिमिट भी देखनी पड़ेगी। तो हम दोनों को आराम से देखते हैं। सबसे पहले हम इसका एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे। पहली कंडीशन, 1.5 करोड़ से ऊपर तो नहीं जा रहा है एग्रीगेट टर्नओवर, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स इंक्लूड होगा, इंटर इंट्रा स्टेट ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स इंक्लूड होगा। यहां पर आप लोग आंसर में लिख सकते हैं 20 लाख इंक्लूड होगा, 30 इंक्लूड होगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई टैक्सेबल सर्विस की इंक्लूड होगा 5। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई इंक्लूड होगा, और एक्सपोर्ट इंक्लूड होगा। तो टोटल कितना टर्नओवर आ रहा है? टोटल आ रहा है 94 lakhs। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है 1.5 करोड़ से एक्सीड ना कर जाए टर्नओवर, जबकि इसका एक्चुअली में कितना आ रहा है? 94 lakhs। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हमें दूसरी कंडीशन देखनी है मार्जिनल सर्विस वाली, कि 10% से तो ज्यादा नहीं हो रहा है ना बापू जी। अब हम वो देख लेते हैं। हाँ, तो वो निकालो। 94 lakhs प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आया। यहां पर क्वेश्चन में हमको ये नहीं बोला गया है कि ये कितने स्टेट में काम कर रहा है। हम मानते हैं ये सेम स्टेट में काम कर रहा है, हम सेम स्टेट को अज्यूम करते हुए चलेंगे। नीचे नोट लिख देंगे कि हमने अज्यूम किया ये सेम स्टेट में काम कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में डिटेलिंग नहीं दी हुई है हमें। 94 lakhs का 10% कितना आ गया? 9.4 lakhs, या फिर 5 लाख, विच एवर इज हायर। तो विच एवर इज हायर क्या हो जाएगा? 9.4 lakhs। तो विच एवर इज हायर क्या हो जाएगा? 9.4 लाख। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये सर्विस से 9.4 lakhs का पैसा कमा सकता है। 9,40,000 रुपया ये सर्विस से कमा सकता है। हम देखेंगे एक्चुअली में इसने कितना कमाया। देखो, एक तो क्या शुरू में इसने सर्विस दी? नहीं सर, गुड्स से सर्विस सिर्फ इसने यहां पर दी है और यहां पर दी है, मतलब 5 लाख और 4 लाख, टोटल 9 लाख। ये कमा सकता है सर्विस से 9,40,000 रुपया, एलिजिबल है। लेकिन इसने कमाए हैं एक्चुअली में 9 लाख, मतलब 40,000 कम ही कमाए, विद इन लिमिट कमाए। तो उसके हिसाब से आंसर होगा कि इसकी सेकंड कंडीशन भी फुलफिल है, ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हो जाएगा। बुक के अंदर ये पूरा सॉल्यूशन मैंने यहां पर लिख कर दिया हुआ है। हम चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत देखोगे, इस ये जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन आपको दिए गए, सब क्वेश्चंस आपको दिए गए। क्या बोल रहा है? बड़े ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि मिस्टर राम नाम का एक व्यक्ति है जो कि अपनी एक कंसल्टिंग फर्म भी चलाता है, मार्जिनल सर्विस, एंड उसका एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है, मतलब ट्रेडिंग कर रहा है। शोरूम है मतलब खरीद कर बेच रहा है आगे, और मार्जिनल सर्विस कंसल्टिंग फर्म। चलो, सेम पेन में रजिस्टर्ड है। शोरूम से उसका टर्नओवर 60 लाख आया, और कंसल्टिंग फर्म से उसका टर्नओवर 12 लाख आया। ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग। पहला क्वेश्चन, क्या मिस्टर राम कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है? हम सपोज करते हैं ये जनरल स्टेट में काम करता है, तो इसकी लिमिट 1.5 करोड़ है। उसका टर्नओवर कितना है? 60 लाख शोरूम से, 12 लाख कंसल्टिंग फर्म से, 72 लाख इसने टोटल कमाया, 1.5 करोड़ के अंदर अंदर कमाया। पहला आंसर होगा 1.5 करोड़ के अंदर अंदर कमाया। यहां तक क्लियर है? तो हमारे को देखो, अब जब भी हम निकालेंगे तो हम दो कंडीशन देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कि 1.5 करोड़ से ऊपर तो नहीं जा रहा है टर्नओवर, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि इसने 72 लाख का टर्नओवर किया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी, क्योंकि ये कंसल्टिंग मतलब मार्जिनल सर्विस भी दे रहा है, वो लिमिट हमें देखनी पड़ेगी। कैसे देखते हैं? 10% ऑफ टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कितना है? 72 लैक्स। 72 लैक्स का आप 10% निकालिए, निकल कर आएगा 7.2 लैक्स या फिर 5 लैक्स, विच एवर इज हायर। मतलब वो
7.2 लाख रुपीस कमा सकता है सर्विस देकर। उसने एक्चुअली में कितने रुपए कमाए? उसने 12 लाख रुपए कमाए, जबकि कमा कितने सकता है? 7,20,000। 4,80,000 रुपया एक्स्ट्रा कमा लिया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। मिस्टर राम कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। सिंपल तब है जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। स्टूडेंट बोलता है सर आप ना चैप्टर को आधे घंटे में रिवाइज करा दो। अरे यार, आधे घंटे में करा दो, फिर तो भाई काम खराब हो जाएगा। आधे घंटे में कैसे करा देगा कोई? फिर तो ऐसे शताब्दी चलेगी। फिर वो रिवीजन बस वो हो गया कि बस नाम के लिए रिवीजन, हमने रिवीजन कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर इट इज पॉसिबल फॉर मिस्टर राम टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन ओनली फॉर शोरूम। मतलब मिस्टर राम शोरूम भी चला रहा है और कंसल्टिंग फर्म भी दे रहा है और सेम पेन से कर रहा है ये काम, दोनों बिजनेस। क्या वो शोरूम के लिए कंपोजिशन स्कीम ले ले और कंसल्टिंग फर्म के लिए रेगुलर स्कीम ले ले? क्या ये अलाउड है? सर अलाउड नहीं है। या तो क्योंकि क्या होता है ना, देखो, जब जब आपका सेम पेन होता है ना बच्चों, और मान लो आप अलग अलग स्टेट में काम कर रहे हो, या आप अलग अलग सेम पेन से अलग अलग बिजनेस कर रहे हो, चाहे सेम स्टेट में भी कर रहे हो, अगर आपने एक बिजनेस को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कराया, तो जीएसटी पोर्टल आपके पेन नंबर से लिंक्ड जितने भी बिजनेस है उन सबको ऑन द स्पॉट कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर कर देगा। ये अलाउड नहीं है कि आप एक बिजनेस को कंपोजिशन में ले लो और एक को रेगुलर में। अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मेरे को यहां तक की बात समझ में आ गई। तीसरा क्वेश्चन, रिवर्क। रिवर्क का मतलब इन दोनों को भूल जाओ, नई बात वो करेंगे। मिस्टर राम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट। मिस्टर राम एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं एंड वो रेडीमेड गारमेंट शोरूम भी चला रहे हैं। मतलब रेस्टोरेंट की सर्विस भी दे रहे हैं और रेडीमेड गारमेंट सर्विस भी दे रहे हैं। क्या वो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हैं? अगर सर देखो उनका टर्नओवर यहां पर कितना है, हम सपोज करते हैं कि रेस्टोरेंट से भी उन्होंने 12 लाख कमाया, लेट सपोज। यहां पर टर्नओवर कंसल्टिंग के लिए दिया था और शोरूम के लिए दिया था। शोरूम से तो उन्होंने 60 लाख कमाया, रेस्टोरेंट से उन्होंने कितना कमाया ये हमें पता नहीं है। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे? हम आंसर लिखेंगे कि अगर उन्होंने रेस्टोरेंट से 60 लाख तो उन्होंने शोरूम से कमा ही लिया। अगर उन्होंने रेस्टोरेंट से अप टू 90 लैक्स या नॉट मोर देन 90 लैक्स कमाया, तो उनकी टोटल टर्नओवर 150 हो रहा है, तो वो एलिजिबल है। लेकिन अगर उन्होंने रेस्टोरेंट से 90 लाख से ज्यादा कमा लिया, तो उनका टोटल टर्नओवर 150 से ज्यादा हो जाएगा और वो एलिजिबल नहीं होंगे। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर आ जाएगा इसका। स्टूडेंट बोलता है ठीक है सर, मेरे को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the turnover of garment showroom is 75 lakhs in the preceding financial year and there is no consulting firm, कोई कंसल्टिंग फर्म है ही नहीं उनकी। हाँ तो यार आप बोल रहे हो कि सिर्फ वो एक ही बिजनेस करता है और टोटल 75 लाख कमाता है। भाई साहब लिमिट 1.5 करोड़ की है, वो तो आधा कमा रहा है। तो बिंदास एलिजिबल है ना वो, बिंदास एलिजिबल है। स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी सारे आते हैं। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को यहां तक एक एक चीज समझ में आ गई। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, बुक के अंदर जहां जहां पर मैंने आप लोगों को कुछ चीजें ऐड करने को बोली, नई चीजें ऐड करने को बोली, वो आपने ऐड कर ली होंगी। जो जो रेड पेन से लिखा हुआ है वो अमेंडमेंट्स हैं और आप अपनी बुक में उन चीजों को जरूर से चेंज कर लीजिएगा। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है सर, कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A। हालांकि देखिए जब हमने अपनी नॉर्मल क्लास पढ़ी थी ना प्यारे बच्चों, मैं यहाँ बता दूं आपको क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यार सर नॉर्मल क्लास के अंदर तो आपने और भी काफी सारे पॉइंट्स ये बताए थे हमें, जिनके ऊपर जैसे पार्टनरशिप फर्म है मान लो कोई,
तो पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर अलग होता है, पार्टनर्स का पैन नंबर अलग होता है, टर्नओवर दोनों का अलग अलग काउंट होता है। सेम एचयूएफ के केस में, कर्ता के केस में होता है, एचयूएफ का अलग होता है, कर्ता का अलग होता है, दोनों का टर्नओवर अलग अलग काउंट होता है। फिर मैंने आपको जॉब वर्कर के बारे में भी बताया था कि अगर हमारा कोई जॉब वर्कर है और वो डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहा है, तो वो टर्नओवर जॉब वर्कर के टर्नओवर में काउंट नहीं होगा, बल्कि मेन हमारे ही टर्नओवर में काउंट होगा। तो ऐसे करके मैंने काफी सारे आपको अपनी क्लास के अंदर बहुत सारे केस स्टडी बताई थी जिनके ऊपर एमसीक्यू एंड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, उनको यहां पर उतना डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। हम आ जाते हैं अपना सीधा नेक्स्ट सबसेक्शन 2A। सबसेक्शन 2A किसके लिए है? सर, जो लोग सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंदर रजिस्टर नहीं हो पा रहे थे। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में किसको दिया जा रहा था? मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर को। लेकिन वो लोग जो एक्सक्लूसिवली सर्विस दे रहे हैं, है ना, जो सिर्फ एक सर्विस ही दे रहे हैं, अदर सर्विस जैसे सीए की, सीएस की, सीएमए की, लॉयर की, डॉक्टर की, सलून वाला हो गया, कोई आर्टिस्ट, ऐसी कोई सर्विस अगर कोई दे रहा है, तो फिर वो यहां पर 10(2)A में रजिस्टर हो सकता है अगर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा नहीं है। एक क्वेश्चन आता है यहां पर, एक क्वेश्चन आता है कि सर कोई मैन्युफैक्चरर या कोई ट्रेडर या कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर, मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर यहां सेक्शन 10 सबसेक्शन सॉरी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर रजिस्टर हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। अगर मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर कोई अदर सर्विस नहीं दे रहे, अगर अदर सर्विस नहीं दे रहे, कोई मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर अगर अदर सर्विस नहीं दे रहे, क्या सर वो यहां पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं? अब देखिए बच्चों, हम लोग आ जाते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के ऊपर। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि वो पर्सन जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंदर एलिजिबल नहीं थे, वो यहां पर रजिस्टर हो सकते हैं। जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर हो गए, एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि कौन हो गया आपका, जैसे कि हो गया आपका सीए, सीएस, सीएमए, है ना, आपका डॉक्टर हो गया, आपका लॉयर हो गया, सलून वाला, आर्टिस्ट हो गया, स्टाइलिश हो गया, ये लोग जो सर्विस दे रहे हैं वो हो सकते हैं। उसके अलावा बच्चों यहां पर एक चीज और देखिएगा, उसके अलावा यहां पर एक चीज और देखिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखिएगा कि सर अगर मानकर चलिए कोई मैन्युफैक्चरर है, या मानकर चलिए कोई ट्रेडर है, या मानकर चलिए कोई रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है, और वो मार्जिनल सर्विस भी दे रही हैं, और वो मार्जिनल सर्विस भी दे रही हैं, लेकिन मार्जिनल सर्विस वो लिमिट से ज्यादा दे रहे हैं, 10% या 5 लाख विच एवरेज हायर, उससे ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर उस केस में उन्हें यहां सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में अलाउ कर दिया जाएगा। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर अलाउ कर दिया जाए। लेकिन कब? जब टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 50 लाख से ज्यादा ना हो। स्टूडेंट बोलता है सर मुझे यहां तक समझ में आ गया। सर किसको अलाउ नहीं किया जाता? वो सेम जो मैंने आपको बताया। अगर मानकर चलिए कोई ऐसा पर्सन जो नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विस की सप्लाई कर रहा है, या फिर कोई ऐसा सप्लायर जो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, या कोई ऐसा बिजनेस जो इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है, क्योंकि मैंने बोला था इकोनॉमिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सिर्फ गुड्स की सप्लाई अलाउड है, वो भी सिर्फ इंट्रा स्टेट में, सर्विस की सप्लाई तो अलाउड ही नहीं है। उसके अलावा कोई नोटिफाइड गुड्स का मैन्युफैक्चरर है, या फिर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, तो वो नहीं कर सकते। वो सेम चीज हमने पहले भी पढ़ी है। क्लियर है ये चीज यहां तक? अब इसमें बच्चों मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर करा देता हूं, क्योंकि सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A से रिलेटेड कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्लियर है? तो हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना पार्ट है विद अमेंडमेंट सब कुछ हमारा रिवीजन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं।
सपोज करिए, उससे हमें पता ये लग जाएगा कि जब हम सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं और टैक्स पे करते हैं तो किस तरीके से टैक्स पे किया जाता है। देखिए, सपोज कीजिए एक मिस्टर कांचा है, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर 75 लैक्स है। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर कितना है, 75 लैक्स। आपके बुक के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, इसमें चेंज कर लीजिएगा, चेंज कर लीजिए, थोड़ा सा जो मैं बोलूं वो चेंज कर लीजिए। मिस्टर कांचा है, उनका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर है 45 लैक्स, 45 लैक्स। यहां तक हो गया, ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब उसके बाद में यहां से लेके यहां तक आपको अपने क्वेश्चन में ये लिख लेना है एडिशनली, क्वेश्चन की क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल से लेके और 30 जून तक, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक उन्होंने जो टर्नओवर, उन्होंने उनका जो टर्नओवर आया वो कितना आया, 20 लैक्स। एग्रीगेट टर्नओवर जब जून में क्वार्टर एंड हो रहा है तो कितना था, 20 लाख, 20 लाख। क्लियर है ये चीज। फिर उसके बाद में जुलाई से और सितंबर तक उनका टर्नओवर है 50 लाख, इंक्लूडिंग दिस 20 लाख। और फिर आफ्टर सितंबर मतलब अक्टूबर के अंदर उनका टोटल टर्नओवर 70 लाख हो गया। अब आपको बताना है कि इनके ऊपर किस तरीके से टैक्स रेट लगेगी। नॉर्मल टैक्स रेट हमें 18% दी हुई है। तो आप एक चीज देखिए, जब फर्स्ट क्वार्टर था, पहला क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, जब आपका क्वार्टर नंबर 1 था, फर्स्ट क्वार्टर, तब इन्होंने कितना टर्नओवर कमाया सर, अप्रैल से जून तक 20 लाख टर्नओवर कमाया। ये आपको पता होगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कि 20 लैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट होता है। अगर 20 लैक्स ही आपका बिजनेस कमा रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो आप सोचिए ना, जब तक इनका फर्स्ट क्वार्टर में 20 लैक्स टर्नओवर हुआ तब तक तो इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब बंदा जीएसटी में रजिस्टर ही नहीं है तो वो टैक्स ही क्यों पे करेगा। तो 20 लैक्स पे तो इनका टैक्स लगेगा निल, क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको। फिर उसके बाद में सेकंड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर है आपका जुलाई से लेके सितंबर, उसमें टोटल कितना पैसा कमाया सर, 50 लाख, टोटल 50 लाख है ये। उस 50 लाख में से 20 लाख जो है वो तो निल हो गया क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का था। सेकंड क्वार्टर में तो एडिशनली 30 लाख ही कमाया था ना, सेकंड क्वार्टर में एडिशनल तो 30 लाख कमाया, टोटल मिलाकर 50 लाख बन रहा है। अब 20 लाख तो फर्स्ट क्वार्टर में कमाया था जिसके ऊपर कोई टैक्स देना ही नहीं है क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराना था, बचा 30 लाख। इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा सर, हमने पढ़ा था सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A के अंदर 6% का टैक्स लगता है, तो वो लग जाएगा। लेकिन सर आफ्टर एंड ऑफ सेकेंड क्वार्टर, सितंबर के बाद अक्टूबर में इसका टोटल टर्नओवर 70 लाख चला गया सर, इसका टोटल टर्नओवर 70 लाख चला गया। इसका मतलब अब ये कंपोजिशन स्कीम के अंदर नहीं रहा, ये रेगुलर स्कीम में आ गया। तो सर 50 लैक्स तक जब इसका टर्नओवर था सेकेंड क्वार्टर में, सितंबर तक जब इसका टर्नओवर 50 लैक्स था तब तक ये कंपोजिशन स्कीम में था और इसने 6% से टैक्स भी पे किया। लेकिन अक्टूबर के अंदर जब उसने 20 लाख रुपए एडिशनल सेल की, 20 लाख की अक्टूबर में, वो कंपोजिशन स्कीम से बाहर हो गया रेगुलर। तो इस वाले 20 लाख पर रेगुलर नॉर्मल टैक्स रेट लगेगा और वो कितना लगेगा, 18% का। वो कितना लगेगा, 18% का। 20 लैक्स जो है उसके ऊपर, क्योंकि 20 लैक्स उसने एडिशनल कमाया है, अक्टूबर में कमाया, सेकेंड क्वार्टर तक उसने 50 लाख की लिमिट कंप्लीट कर ली थी, तब तक वो कंपोजिशन स्कीम में था, अब उसने एक्स्ट्रा कमा लिया। तो जितना उसने 50 लाख से ऊपर कमाया वो रेगुलर, वो नॉर्मल स्कीम का पार्ट, वो कंपोजिशन स्कीम का पार्ट नहीं है, रेगुलर स्कीम का पार्ट है। उसके ऊपर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगी। क्वेश्चन में नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स 18% दी हुई है, तो वो लगेगा 3,60,000। क्लियर ये चीज यहां तक। इस तरह का स्टूडेंट्स एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अपन लोगों ने, याद होगा क्लास के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे थे, एग्जाम के अंदर हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करे थे। तो स्टूडेंट्स यहां
तक हम लोगों ने कंपोजिशन लेवी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और जिसके अंदर अमेंडमेंट भी इंक्लूडेड है, वो सब कुछ यहां पर कंप्लीट रिवाइज कर लिया। मैंने बता दिया बुक के अंदर कहां कहां चेंज करना है, वो आप चेंज भी कर लीजिएगा। और उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। क्लियर ये चीज यहाँ तक? तो चलिए, आपको बच्चों ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। नहीं भी आई है तो भी लाइक कर देना, आई है तो भी कर देना। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टेक केयर।